हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। बाबू, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बात की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे हम लोगों ने बात की है कि कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, और वो रहती भी है। लेकिन कब तक रहती है? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम ना करे। ऐसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे ना काम करे तब तक कि वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे आप लोग क्या होता है, आप लोग बस में बैठ के जाते हो, है ना। जब बस में बैठ के जाते हो तो बस चलती हुई बस में एकाएक जब बस ब्रेक लगाती है, ड्राइवर जब ब्रेक लगाता है तो क्या होता है? आप आगे की तरफ झुक जाते हो, झुकते हो ना। जैसे जैसे ड्राइवर ब्रेक लगाएगा आप आगे की तरफ झुक जाओगे। क्यों झुकते हो? कभी आपने सोचा उसके बारे में कि हम क्यों झुक जाते हैं? आप सोचिए, उसको सोचिए, कल्पना करिए कि एक कोई व्यक्ति बाहर होगा जो आपको, आपके बस को, दोनों को साथ ही साथ देख रहा हो, तो उसे तो लगेगा कि बस मूव कर रही है ना। आपको तो नहीं लगेगा कि बस मूव कर रही, क्योंकि आप तो बैठे हो आराम से, जहां थे वहां वैसे हो। आपको कहां पता चलेगा? आपको लगेगा कि हाँ बिंदास हम बैठे हैं, सड़क भाग रही है पीछे की दिशा में, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन बाहर जो बैठा वो अगर ऑब्जर्व करेगा आपको, तो वो क्या करेगा? वो करेगा कि बस आगे की तरफ मूव कर रही है। ठीक, बस में बैठा हुआ आदमी वो भी आगे की तरफ मूव कर रहा है ना। उसी स्पीड से मूव कर रहा है जिस स्पीड से बस मूव कर रही है, बाहर वाले को लगेगा। और जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो न्यूटन का पहला नियम वही काम करता है, वही काम करेगा। वो आदमी जो एक बॉडी है, जो कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में था, बस मोशन में थी तो वो आदमी भी मोशन में था। तो जब वो आदमी मोशन में होगा तो क्या कहा जाएगा कि जो बॉडी मोशन में थी वो मोशन में ही रहना चाहती है। तो जैसे ब्रेक में लगाएंगे तो क्या होगा? बस रुक जाएगी। लेकिन बॉडी क्या महसूस करेगी? कहेगी हम यार मोशन में, हम मोशन में रहेंगे। तो क्या होगा? बॉडी आगे की तरफ झुके बढ़ेगी, है ना। तो हम अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए थोड़ा पीछे झुकते हैं ताकि सेट हो जाए। ये ऐसा हम करते हैं तो वहीं डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है। अगर हम किसी बॉडी के स्टेट में चेंजिंग करते हैं तो वहां डिस्टरबेंस पैदा होता है। ये कब होता है? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स काम करता है। ठीक है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स काम करता है तो क्या होता है? बॉडी के स्टेट में चेंजिंग होती है ना। अगर रेस्ट में है तो मोशन में हो जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में हो जाएगा। तो ये रहे एग्जांपल पहले लाके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो बाबू आज हम देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक मिनट थोड़ा रुकिए यार, चाक के टुकड़े छोटे छोटे हो गए। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बाबू ये क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें इन्होंने स्टेटमेंट दिया, अलग अलग प्रैक्टिकल करने के बाद इन्होंने स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट हम लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं क्या होता है। एक शब्द आएगा मोमेंटम, तो इसको जानने से पहले ही आप जान जाइए कि मोमेंटम क्या होता है। ये मोमेंटम क्या होता है? जिस किसी बॉडी में अगर मास होगा, मास का मतलब द्रव्यमान, जो जैसे किलोग्राम में वेट करते हैं ना, आलू 5 किलो, तो क्या होता है? मास होता है। जिस किसी बॉडी में मास होगा और वो बॉडी मूव करती होगी किसी वेलोसिटी से, किसी वेलोसिटी से। जैसे अगर हम मानते हैं कि यह मास है और v वेलोसिटी है इसका, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही मोमेंटम होता है ना। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी is always equal to momentum of the body। तो ये क्या होता है? P इक्वल टू mv, ये मोमेंटम होता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज, हाँ, P इक्वल टू mv, अगर कोई
बॉडी कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, मान लेते हैं शुरू में उसकी स्पीड u रही हो, मान लेते हैं कि ये इसका मास m है, ठीक है, इसकी शुरू में स्पीड u, इनिशियली इसकी स्पीड u, और इसे कुछ और एनर्जी दे दी गई और फोर्स लगा दिया गया इस पे, इसी बॉडी की स्पीड v हो जाती है। तो चेंज इन मोमेंटम की अगर बात करें तो यहां मोमेंटम कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी m u p1 और यहां p2 मास इनटू वेलोसिटी m v। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा बाबू, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ये होगा p इक्वल टू p2 माइनस p1, ठीक है, p2 कौन है, ये m v माइनस m u, ये होता है बाबू चेंज इन मोमेंटम। तो इतने की ही जरूरत है, आगे हम मोमेंटम आपको बड़े डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, जब आएगा आपका टॉपिक। तो अभी आप इतना जानिए, फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने बताया कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू applied force। इन्होंने कहा, न्यूटन ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जो हमारा मोमेंटम में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके मोमेंटम में अगर चेंजिंग की जाती है तो वो क्या होता है, लगाए गए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम मान लें फोर्स हमारा F है, इफ फोर्स B इसमें कैपिटल F, तो क्या होगा, देन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। क्या हम बोल रहे हैं कि जो हमारा फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन मोमेंटम। यहां बाबू रेट लिखा है ना, क्या लिखा है, रेट। रेट का मतलब टाइम से लिया जाता है, कहीं भी अगर रेट लिखा है तो आप टाइम ले लीजिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मन करे तो यहां लिख लीजिए डिफिनेशन में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर लेंगे तो ठीक रहेगा ज्यादा। इस तो ये क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। टाइम करोगे तब बाबू आएगा, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंजिंग होती है मोमेंटम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। हम फिर से बताते हैं, फिर से सुनिए। न्यूटन ने क्या कहा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम में जो चेंजिंग हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के। तो भाई साहब अप्लाइड फोर्स यही तो है ना। अब अगर मान लेते हैं लेट ए बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी जिसका मास क्या हो m, इनिशियली मूव्स विद द वेलोसिटी किसके u के साथ इनिशियली वो मूव कर रहा है प्रारंभ में, एंड फाइनली उसका वेग क्या होता है, फाइनली उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। मान लेते हैं लेट, हम लिख रहे हैं लेट ए बॉडी ऑफ मास m
एक बॉडी जिसका मास क्या है m मूव्स विद वेलोसिटी u वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है एंड आफ्टर t टाइम t समय बाद इट्स फाइनल वेलोसिटी विल कैपिटल V। हमने क्या माना बाबू, हम ये मान रहे हैं कि एक कोई बॉडी है जिसका मास क्या है m, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u और ये t समय बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। तब न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है, इसे हम ऊपर मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसे। देन तो न्यूटन्स देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार क्या कहा इन्होंने, फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बाबू समझ में आ रहा है, यही तो कहा चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो भैया चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है, इनिशियली जब मूव किया तो u वेलोसिटी थी तो मोमेंटम कितना हुआ mu, फाइनली जब मूव किया तो v वेलोसिटी थी तो मोमेंटम कितना हुआ mv। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu। देखिए फाइनल मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम और कितना टाइम लिया t, ऐसा लिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन कर लीजिए v माइनस u अपॉन t। भाई साहब ये नाम कहीं देखा तो लगता है ना, ये चीजें कहीं देखी लगती हैं, कहाँ देखे थे सर जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखे थे v इक्वल टू u प्लस at। जरा उसी को सॉल्व कर लीजिए, यही निकलेगा। ये क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। यहां लिख लीजिएगा चूंकि a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। देखिए चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, यही ना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भैया ये आ गए हमारे पास, ठीक। इसको हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट जुड़ता है, तो हमने मान लिया कांस्टेंट क्या है k, वेयर k इज कांस्टेंट, k को हमने क्या मान लिया कांस्टेंट। ये होता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला, ठीक। लेकिन न्यूटन ने कई बार प्रैक्टिकल किया, इसकी अलग अलग वैल्यू लेके फोर्स को निकाला, ठीक है, इनकी अलग अलग वैल्यू लेके फोर्स को निकाला, देखा प्रैक्टिकली हम लिख दे रहे हैं, इधर हम लिख देते हैं प्रैक्टिकली k इक्वल टू 1, k का मान 1 निकाले थे इन्होंने प्रैक्टिकल के आधार पे। तो जहां यहां k की वैल्यू 1 रखेंगे तो f इक्वल टू क्या होगा, या मैं करने में, तो f इक्वल टू 1 इंटू ma, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा ma। ये आपका फार्मूला है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। तो कहीं कहीं किताब में डायरेक्ट लिखा होगा कि मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है
वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। यहाँ क्या होगा, हम लिख दे रहे हैं हेंस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स एक्सीलरेशन is always equal to applied force। इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये रहा वो न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। इसका एक एग्जांपल होता है। एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो जैसे आप साइकिल चलाते हो ना, साइकिल चल रही है नॉर्मल एक यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, और एकाएक क्या करो, अगर आप अपने जिससे पैडल चला रहे हो फोर्स ज्यादा लगा दो, बल ज्यादा लगा दो, तो क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है ना। आपका कुछ मास होगा, उस साइकिल की कुछ स्पीड होगी, तो कुछ मोमेंटम होगा, है ना। और जब हमने फोर्स को लगाया तो उसकी स्पीड बढ़ गई, तो फिर वही मास होगा लेकिन स्पीड कुछ ज्यादा होगा। तो जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना मोमेंटम में चेंजिंग होगी और वो टाइम के रिस्पेक्ट में होगी। तो वहां हम क्या करते हैं, वहां आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, साइकिल का चलाना सेकंड लॉ ऑफ मोशन का बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल, एक और नियम इनका बचता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बाबू कल हम पढ़ाएंगे, इसमें ढेर सारे एग्जांपल भी हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।